हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें पता लगाना है होलोस्फीयर का, या फिर उसको आप शेल भी कह सकते हैं। जैसे कि आप टेनिस की बॉल देखिएगा तो बाहर, सिर्फ बाहर आपके पास एक लेयर है जिसमें प्लास्टिक है, अंदर आपके पास वहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है। तो हमें यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास सरफेस है और शेल में यहाँ बीच में कोई मटेरियल हमारे पास नहीं है। जो प्लास्टिक है या जो भी मटेरियल की आपकी बॉल बनी हुई है, ये शेल बना हुआ है, वो सारा का सारा मास कहाँ पर है आपके पास? इस जगह पर, इस सरफेस पर है। तो हमने इस शेल का मास m कंसीडर कर लिया, रेडियस हमने r कंसीडर कर ली, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा पीस यहाँ पर कंसीडर किया है, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, और छोटे से एलिमेंट का जो मास है वो हमने dm मान लिया। इसका जो पोजीशन है वो हमने x y z कंसीडर कर लिया। क्योंकि ये स्पेस के अंदर है तो तीन पॉइंट्स, आप तीन कोऑर्डिनेट्स इसके देंगे तो आप इसके पोजीशन को यहाँ से बता सकते हैं। ये हमारे पास एरिया, क्योंकि देखिए सारा का सारा मास कहाँ होगा? बाहर की कवरिंग के ऊपर होगा। तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा इस सरफेस का? 4πr²। मास हमारे पास कितना था? m। तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? m/4πr²। अब ये जो हमारे पास खाली बॉल है पूरी की पूरी, तो आप ये देखिए, चाहे आप यहाँ से एक्सेस निकालिए सेंटर में से, चाहे आप यहाँ से निकालिए, यहाँ पर भी देखिएगा आपका जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मास हमारे पास क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इस तरह से भी एक्सेस कर देते हैं तो आप ये देखिएगा, ये जो आपके पास 3D बॉल है तो ये आपके पास यहाँ पे भी तो इस तरह से मास बाहर की तरफ होगा। तो आपके पास चाहे एक्सिस ऐसे हो, चाहे हमारे पास एक्सिस ये हो, चाहे हमारे पास एक्सिस ये हो, हर बार हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। तो आप सोच के देखिएगा कि अगर हमें ये कह दूं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट है DM एक्स एक्सिस से कितनी दूरी के ऊपर है? हमें पता है एक्स जो है परपेंडिकुलर है वाई के भी और जेड के भी। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से हो गया कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो आपके पास अगर मान लीजिए पॉइंट है और आपसे पूछ लिया जाए कि ये डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या करेंगे? आप इसका स्क्वायर और प्लस में क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर। सिमिलरली जब ये डिस्टेंस आपका y है तो ये x और ये z हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकाल रहे हैं तो कैसे लेते हैं? मास इनटू में डिस्टेंस लेना है उस बॉडी का, उस पार्टिकल का, कहाँ से? एक्सिस से, और उसका क्या कर देना? स्क्वायर। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा मास है DM, तो मास की जगह हमने मास ले लिया, इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस से इस पार्टिकल का कितना डिस्टेंस होगा जिसके कोऑर्डिनेट हैं XYZ? तो y² प्लस में z² हो जाएगा। तो हमने स्क्वायर लेना था यहाँ पे, तो x² जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? y² प्लस z² के। ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। सिमिलरली y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x² प्लस z का स्क्वायर। सिमिलरली z एक्सिस का से जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो कितना होगा? x² प्लस y²। और हमें ये पता है, चाहे हम एक्सिस इस तरह से ले लें, चाहे हम एक्सिस ऐसे ले लें, हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? हमारा सेम आएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस फॉर दिस स्मॉल मास, ये हमारा तीनों जगह हमने सेम ले लिया है, सेम कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी क्या है? सिमेट्रिक है अबाउट ऑल दीज एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से जो भी एक्सिस जाएगी, बॉडी एक जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर जगह पे दिखाएगी। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस ये था हमारा, ये हमारा y का था, ये हमारा z का था। अगर इन तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को अगर हम ऐड कर दें तो देखिएगा, इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो DM तो हमारा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? y² प्लस z² प्लस x² प्लस z² प्लस x² प्लस y²। तो 2 टाइम्स x² आ रहा है, 2 टाइम y² आ रहा है और 2 टाइम्स z² आ रहा है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, 2 को हमने कॉमन निकाल दिया तो 2DM x² प्लस y² प्लस z² हो गया। अब ये जो तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं ये आपके क्या हैं? इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो हमने DIY को भी dx लिख दिया, DIZ को भी dx लिख दिया, तो ये हो गया 3 टाइम्स। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का चाहिए,
इस पूरे शेल का चाहिए था, इस पूरे होलोस्फीयर का चाहिए था, ना कि इस छोटे से मास का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेट करने से पहले ये देखिएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, अगर हम यहाँ पर इसका आर से रिलेशन देखें तो स्फीयर के केस में ये आपके पास किसके इक्वल आता है, आर स्क्वेयर के इक्वल आता है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर से हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की जगह क्या रख देंगे, आर स्क्वेयर। तो ये देखिए 2 डी एम है और ये हो गया आपका आर का स्क्वेयर। इधर हमारे पास 3 डी आई एक्स था ही। ऑन इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, इस 3 को हम इधर उठा लाए तो ये 2/3 आर स्क्वेयर। इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड साइड 2/3 कांस्टेंट है, आर स्क्वेयर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी एम का। अब देखिएगा ये था हमारा छोटा सा मास और इस छोटे छोटे मास को जोड़कर हमें ये पूरा का पूरा मास चाहिए। तो हमने क्या कर लिया था, हमने पहले ही मान लिया था कि टोटल मास कितना है स्फीयर का, m है। तो जब आप इस dm को इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आ जाएगा इस शेल का, 2/3 mr²। तो एक तरीका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल निकालने का ये है। एक आपका बुक में कुछ अलग तरीके से भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दे रखा है, तो इस दूसरा मेथड देख लीजिएगा। सेकंड मेथड किस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेल या फिर होलोस्फीयर निकाल सकते हैं। अगेन यही वाला ये आपका सेम है, सारा का सारा मटेरियल कहाँ पर है, आउटर सरफेस के ऊपर है। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस तरह से काट लिया है। ये आप सोच के देखिएगा, आपके पास एक बड़ा सा बैलून है या गोल बल्ब मान लीजिए और बीच में हवा है और उस पे हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स लिए और उनको इस तरह से काट लिया है। और चौड़ाई DE जो है वो आपकी एक जैसी होनी चाहिए। आगे से पीछे तक जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास जो थिकनेस है वो DX हमने ले ली है। तो आप अगर इसको काटेंगे और इसको बाहर निकाल के रखेंगे तो आपको पता है कैसी शेप आएगी, इसकी रिंग की शेप आएगी। और उस रिंग को कहाँ से पास आउट, इसका जो रिंग का सेंटर है वो ये हो जाएगा। और कौन सी एक्सिस पास हो रही है इस रिंग में से, AB एक्सिस आपकी पास हो रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं ना इस स्फीयर का, तो वो AB एक्सिस पर निकाल रहे हैं अलोंग एंड विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो हमने क्या किया, होलोस्फीयर लिया है एक, उसकी रेडियस r है, सेंटर O है और उस पर 2 पॉइंट्स ले लिए नियर बाय और इन दोनों पॉइंट्स को आगे से पीछे तक पूरा घुमा के हमने निकाल दिया है बाहर। और ये देखिएगा CE नियर बाय पॉइंट्स हैं, अगर नियर बाय पॉइंट्स हैं तो इनका AB से ये जो डिस्टेंस है C का भी और E का भी हमने कितना मान लिया, y मान लिया। अगेन इफ़ CE आर वेरी नियर बाय पॉइंट्स तो AO से जो इनका डिस्टेंस है C का वो हमने कितना कंसिडर कर लिया, x। CE कितने का एंगल बना रहा है O के ऊपर, d थीटा का। और ये जो CO है वो y एक्सिस पे हमने मान लिया कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का। C से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है y एक्सिस के ऊपर, एट S 90 डिग्री का एंगल आपका बन चुका है। S से लेकर O तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, y है। ये देख लीजिए, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ही तो हैं और इक्वल भी हैं। सिमिलरली ये जो आपका डिस्टेंस है ये कितना है, x है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x होगा। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें यानी कि SOC से अगर हम देखें तो हम थीटा की फॉर्म में y और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें पता है O से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है ये और कुछ नहीं है, O से C आपका रेडियस है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू आर कोस थीटा और x इज इक्वल टू आर साइन थीटा फ्रॉम द ट्रायंगल CSCO। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखें तो x और y की का रिलेशन थीटा और r की फॉर्म में हमारा निकलाएगा। तो ये निकलाया, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा dx, r कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे cos थीटा, चेंज कौन हो रहा है, थीटा, तो d थीटा हो गया आपका। तो r cos थीटा की जगह आप y लिख सकते हैं, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, y d थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था ये आगे से पीछे तक पूरा काट दीजिए, तो काटेंगे तो ये कुछ ऐसा छल्ला निकल आएगा। ये जो रिंग आपका निकला है, इस रिंग का हम एरिया निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि एरिया नहीं निकालेंगे तो मास नहीं निकाल पाएंगे। तो C से लेकर E तक का
ये जो हमारी थिकनेस है ये हमने कितनी मान रखी थी dx, तो ये हमारे पास dx है। और हमें ये भी पता है सेंटर कहाँ बन रहा था इस रिंग का, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये जो आपका डिस्टेंस है ये कितना था, y। तो इसका मतलब ये जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रेडियस की तरह। तो ये जो हमारा है ये y जो है यहाँ तक, ये इसका क्या बन गया है, रेडियस बन गया है। तो dx तो इसकी थिकनेस है और इस रिंग की रेडियस कितनी है, y। तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा, आपके पास सरकमफ्रेंस अगर हम इसको काट दें तो ये पूरी की पूरी क्या निकलाएगी, आपकी एक रेक्टेंगुलर स्लैब से निकलाएगी। और इस रेक्टेंगुलर स्लैब का की जो लेंथ है वो 2πy निकलेगी और थिकनेस कितनी निकलेगी, dx निकलेगी। तो ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। उसी एरिया को थोड़ा सा यहाँ पर हम अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो आपका CE है, ये CE क्या है, ये dx ही तो है। लेकिन CE को अगर इस सर्कल के हिसाब से देखें तो ये क्या आपके पास है, लेंथ ऑफ द आर्क। और ये लेंथ ऑफ द आर्क एंगल कितने का बना रहा है, d थीटा का। और इस सर्कल का रेडियस कितना है, r। तो हम प्लेन एंगल को ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ द आर्क तो है dx और रेडियस कितना है, r। इस r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट r d थीटा और हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, r d थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब ये आपके पास dx की जगह पुट कर दिया हमने r d थीटा, तो 2πy रहा, dx की जगह क्या हो गया आपका r d थीटा यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ये आपका देखिएगा 2π, ये r जो है हमने 2π के साथ रख दिया, बचा क्या y d थीटा। ये y d थीटा है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से देखिएगा, y d थीटा किसके बराबर आ रहा है, dx की। तो हमने y d थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 में y इंटू डी थीटा की जगह हमने dx पुट कर दिया। तो ये हो गया हमारा एरिया। अगर ये एरिया आ गया तो हमें ये पता है कि यूनिट एरिया का मास कितना था, मास पर यूनिट एरिया कितना था हमारे पास, m/4πr²। तो इस एरिया का मास कितना होगा, तो m/4πr² को हमने इस एरिया से यानी कि 2πr इंटू dx से क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 4 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो m/2r, एक r से r कैंसिल हो गया, बच गया कौन, dx। उसके बाद देखिएगा हमें तो चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या है, आपकी ये जो एक्सिस है ए बी, ये रिंग जब हमने सेपरेट किया था तो ए बी तो यूं ही पास हो रही है ना, इसमें से रिंग में से यूं ही पास हो रही है। और तुम्हें पता है आपके रिंग के सेंटर पे से और रिंग के परपेंडिकुलर अगर एक्सिस जा रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कीजिएगा m इंटू आर का स्क्वायर था। अब इस रिंग का रेडियस कितना है y, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे। तो रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कितना आता है हमारे पास, m इंटू में r का स्क्वायर, जबकि इस रिंग की रेडियस कितनी है, y है। और इसका मास कितना है हमारे पास, मास ये आ गया m/2r इंटू में dx। तो 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कीजिए या -r से r। अब ये देखिए 0 से r क्यों कर रहे हैं हम, अगर हम 0 से r इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये और रिंग काट दीजिए, यहाँ पे और काट दीजिए, सिर्फ इस वाला हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, ये वाला रह गया हमारा। तो अगर इसको हम ओरिजिन मान ले तो इधर r हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा -r। और आपको पता है दोनों तरफ बॉडी जो है सिमेट्रिक है, तो 0 से r अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको कितने टाइम्स लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है, क्योंकि 0 से r की है। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, ये 2 हटा दीजिए, -r से r करवा दीजिए। मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होना था यहाँ पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ये रहा, रेडियस का स्क्वायर y स्क्वायर रहा। अब देखें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx है, y के नहीं है, तो हमें y को किस में चेंज करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ x चेंज करना पड़ेगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस फिगर में देख लीजिएगा। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर y, ये हो गया आपका बेस x, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज o से लेकर e तक क्या है, रेडियस है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
वैल्यू पुट करने के बाद हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद हमने 2-3 स्टेप्स में इसको इंटीग्रेट कर दिया। 2 को बाहर ही रखा, लिमिट 0 से r थी तो आपने वाई स्क्वेयर की जगह आर स्क्वेयर माइनस में क्या किया था, एक्स स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर आ गया। m/2r dx से मल्टीप्लाई हमने कर ही रखा था बाहर। उसके बाद देखिएगा ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx का होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, लिमिट आएगी 0 से लेकर r तक। यहाँ पर m/2r क्या है आपका, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ हो जाएगा, 0 से लेकर r तक लिमिट रहेगी। यहाँ पर पुट कीजिएगा x की जगह r, तो जहाँ पर जब हम x की जगह r पुट कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया, r का स्क्वेयर तो mr²/2 हो गया। यहाँ पर x की जगह r पुट कीजिएगा तो r का क्यूब हो गया, तो mr³ अपॉन में नीचे 2 × 3 क्या हो गया 6 और साथ में r आ गया। mr²/2 और यहाँ पर आप कैंसिल आउट करेंगे एक r से r तो mr² क्या हो जाएगा 6, एलसीएम 6 आ गया। ये 3mr² माइनस में mr² हो जाएगा 2mr², तो ये आपके पास 2 ऑलरेडी एक था तो 2 से आपने 6 को यहाँ पे कैंसिल आउट किया तो 2mr²/3 क्या हो गया, हमारी शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो दिस इज़ द रिजल्ट। तो ये आपके पास 2 मेथड्स हैं टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल। फर्स्ट मेथड याद कीजिएगा, दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिसमें हमने 3 एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था और हमें पता था सिमेट्रिक बॉडी होने की वजह से तीनों एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है।